नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चरक सूत्र स्थान 2 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जो कि हमारा कल रह गया था। कल हमने विरेचन तक इसको कंप्लीट कर लिया था। आज है श्लोक संख्या 11 से हम इसको देखेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं आस्थापन बस्ती के बारे में। हम सब देख रहे हैं कि जो ये पूरा अध्याय है, इस अध्याय में संग्रह पांचकर्म का है, यानी कि पंचकर्म में यूज होने वाले जितने द्रव्य हैं उन सब का कलेक्शन आचार्य ने, चूँकि हम भैंसज चतुष्क पढ़ रहे हैं, पहला चतुष्क 4 चैप्टर का जो कलेक्शन है उसमें हम सब भैंसज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य ने पंचकर्म में यूज होने वाली भैंसज अर्थात द्रव्यों का वर्णन यहाँ किया हुआ है। तो कल की जब हम जो हमारी पिछली क्लास थी, हमने वहाँ पर शिरोविरेचन देखा था, बमन देखा था, विरेचन देखा था। आज हम उसी क्रम में बस्ती में आने वाले हैं। तो बस्ती के हमें द्रव्यों में केवल इतना याद रखना है कि एक तो यहाँ पर जो है 10 मूल का वर्णन किया है आचार्य ने, 10 मूल का वर्णन किया है। 10 मूल आप लोग सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप द्रव्यगुण में पढ़ेंगे। ठीक है, 10 मूल अर्थात इसमें जो है 10 प्लांट की मूल ली जाती है, रूट ली जाती है। ये 2 हिस्सों में हम इसे बांट सकते हैं, एक बृहत पंचमूल, एक बृहत पंचमूल यानी कि बड़ी पंचमूल, और एक लघु पंचमूल यानी कि छोटी पंचमूल। छोटी पंचमूल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है यूजी में, पीजी में, हर जगह पर। तो ये कम से कम हमको पता होना चाहिए। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो हम एक निमोनिक्स के ज़रिए इसकी ट्रिक्स को याद रख सकते हैं। वैसे आपको अनावश्यक निमोनिक्स या ट्रिक्स से बचना चाहिए, ये आजकल बहुत प्रचलन में है, लेकिन इससे कभी कभी हमें नुकसान उठाना पड़ता है एग्जामिनेशन में। इसलिए जब बेहद ज़रूरी हो तभी हमें निमोनिक्स का सहारा लेना चाहिए, वरना इंटरव्यू वाइवा के दौरान हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे कि अगर बृहत पंचमूल की बात करें, बृहत पंचमूल की बात करें तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। बृहत मान होता है बड़ी, यानी कि बड़ी पंचमूल है। तो कह रहे हैं कि आप बिस्की आप बिस्की पीजिए, आप बिस्की पीजिए। बड़ी बहन आप बिस्की पीजिए। अब बड़ी और छोटी में याद रखना है, बड़ी बड़ी पंचमूल और लघु पंचमूल में याद कर रहे हैं। तो जब व्रत की बारे में बात करें तो आप बड़ी बहन आप बिस्की पीजिए। हम बहुत महंगी चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं उनको। आपका मतलब अग्निमंत, पाटला, बिल्व, शिवनाग और काश्मर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी बृहत पंचमूल। आप वीडियो को रोककर इस ट्रिक को देख सकते हैं, अपने नोट डाउन कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं लघु पंचमूल। इसी तरीके से हम याद क्या कर सकते हैं, लघु पंचमूल को याद कर सकते हैं। किस प्रकार याद कर सकते हैं लघु पंचमूल, इसको आपको ऐसे याद रखना है कि छोटी बड़ी दोनों बहनें, छोटी बड़ी दोनों बहनें गोरखपुर पढ़ने जाती हैं। छोटी बड़ी दोनों बहनें गोरखपुर पढ़ने जाती हैं। देखिए, यदि आपको अपने निमोनिक्स बनाने भी होते हैं तो आप कभी भी ABCDEF करके ना बनाया करिए, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होते हैं वहाँ पर। एक स्टोरी होनी चाहिए, एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए, जिससे आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो यदि आप रिवीजन भी नहीं करेंगे तो आपको 1-2 वर्ड भी ट्रिक याद आ गया एग्जाम में तो आप डिकोड कर ले आते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं छोटी बड़ी दोनों बहनें, यानी कि यहाँ पर दोनों बहनें यानी कि 2-2 की बहनों का यहाँ पर क्या है, ग्रुप है। छोटी बड़ी का मतलब है छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी। इसे हम कंटकारिका और इसे हम बृहति कहते हैं। आप सब द्रवगुण में पढ़ चुके होंगे, आप पढ़ेंगे आने वाले समय में। ठीक है, दोनों बहनें, दूसरी बहनें कौन सी हैं, तो दूसरी बहनें यहाँ पर है शालपर्णी, प्रश्नपर्णी। शालपर्णी, प्रश्नपर्णी आप श्लोक में देख सकते हैं। गोरखपुर का मतलब है गोक्षर, गोखरू या गोक्षर। इस प्रकार से हम इन दोनों चीज़ों को 10 मूल को जो है ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह वाइवा में, इंटरव्यू में, इवन यूजी की एग्जामिनेशन में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी द्रव्यगुण में, कभी चरक संहिता में, कहीं भी पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी तो मैं आपको निमोनिक्स बताता रहूँगा। हमें जो है अदरवाइज निमोनिक्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, हमें चीज़ों को लर्न करना है, समझते हुए चलना है। हम आगे बढ़ें तो मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर सबसे पहले तो 10 प्लांट मिल गए हैं।
उसके बाद हम देख सकते हैं स्वदृष्टा याद रखेंगे। भृति है, एरंड है, पुनर्नवा है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यब है, कुलत है। और यहाँ पर देखो गुड़ची है। गुड़ची को तो आप लोग पहचानते होंगे। गुड़ची इस समय आयुर्वेद की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। ये क्या है? आयुर्वेद की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है जब से हमने कोरोना काल देखा है। तो गुड़ची को तो आज सभी लोग जानते हैं, भले वो आयुर्वेद से ताल्लुक़ रखते हो या नहीं रखते हो। यहाँ गौरवतलब बात यह है कि हम मदनानी चा, यानी कि हम मदन फल फिर से आया है, जबकि हमने पढ़ा था कि मदन फल जो है हमने बमन में पढ़ा था और श्रेष्ठ वामक द्रव्य है। लेकिन चरक सूत्र 25 में आचार्य ने इसको श्रेष्ठ आस्थापन द्रव्य भी बताया है और वामक द्रव्य भी बताया है, दोनों चीज़ों में काउंट किया है। तो यहाँ पर ये बमन भी जो है मदन फल भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद देखेंगे तो सभी प्रकार के स्नेह एवं लवण, स्नेह एवं लवण, ठीक है। लवण हमने कल लवण द्वय की बात की थी। हमने लवण द्वय की बात की थी जब हम शिरोविरेचन द्रव्य पढ़ रहे थे। और यहाँ पर क्या है? सभी लवणों की आई है। सभी लवणों में तो लवण बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पर जो है पंच लवण का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता है आयुर्वेद में। ये आप चित्रगादी बट्टी में भी देखेंगे जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो चित्रगादी बट्टी आपने नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं इसको, तो वहाँ पर भी ये कंटेंट होता है पंचलवण। तो पंचलवण में क्या आता है? पंचलवण में आ जाता है अपना सैंधव, सैंधव नमक, सेंधा नमक भी बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, सौवर्चल, बिड लवण, औदभिद लवण, औदभिद लवण, और हमारा होता है सामुद्र लवण, सामुद्र लवण। इसका ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे 2 लवण पूछो तो आपको इन दोनों को लिखना है, 3 पूछो तो इन तीनों को लिखना है, 4 पूछो तो 4 को लिखना है। ये ऑर्डर याद करना जरूरी है, ठीक है। सैंधव, सौवर्चल, बिड, औदभिद और सामुद्र। इसको याद रखने के लिए हम किस तरह से याद रख सकते हैं? चलिए एक बार देख लेते हैं हम इसे याद रखने के लिए कैसे याद सकते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं, वो है सैंसौ ब्यासा, सैंसौ ब्यासा, सैंधव, सौवर्चल, बिड, औदभिद और सामुद्र, सैंसौ ब्यासा। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अनुवासन वस्ती के बारे में। तो अनुवासन वस्ती को अगर आप देखें तो आचार्य ने आपका यहाँ पर काम बहुत आसान कर दिया है। आचार्य कहते हैं कि इन्हीं औसत द्रव्यों से बात का नाश करने वाली अनुवासन वस्ती की भी कल्पना कर देते हैं। और इस प्रकार से संग्रह पंचकार्य में कहा, ये पंचकर्मों में यूज होने वाले सभी द्रव्यों का यहाँ पर थोड़ा सा कलेक्शन कर देगा। ये केवल संक्षेप मात्र में, सिद्धि स्थान में बहुत डिटेल में पंचकर्मा का वर्णन आचार्य करेंगे। बस आपके इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आचार्य ने मैंने आपको जब सूत्र स्थान की निरुक्ति बताई थी तो हम बताया था कि सूत्र स्थान का मतलब ही है कि जिस प्रकार एक सूत्र या धागे में मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार इस सूत्र स्थान में सभी विषयों को मोती के तहत एक एक मोती को पिरोया गया है, यानी कि हर टॉपिक को टच करके छोड़ दिया गया और बाकी डिटेल जो है उसके अकॉर्डिंग जहाँ स्थान दिया गया वहाँ पर आचार्य ने उसको डिटेलिफाई किया ही किया है। तो हमने देखा कि अनुवासन वस्ती के सभी द्रव्य वही रहेंगे जो कि यहाँ आस्थापन वस्ती के हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं अपने। यहाँ पूर्व कर्म की देखिए संकल्पना दी है आचार्य ने। आचार्य कह रहे हैं कि तानि उपस्थित दोषाणाम, तानि उपस्थित दोषाणाम, कि जैसे ही आप देखें कि दोष उपस्थित हो चुके हैं, दोष उत्कृष्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले आप क्या कराएंगे? स्नेह स्वेद उपपादने, सबसे पहले आपको स्नेहन और स्वेदन कराना है। डायरेक्ट वमन विरेचन या पंचकर्मा नहीं शुरू करना है, पूर्व कर्म आपको करना ही करना है। और पंचकर्माणी कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यन, और उसके बाद आपको क्या करना है? पंचकर्म करना है, लेकिन किसका? मात्रा और काल का विचार करते हुए। मात्रा और काल किसकी? दोषों की, रोगी के बलबल की मात्रा और काल का विचार करते हुए हमें पंचकर्मा को करना है। उसका चयन करना है कि बात का प्रकोप हुआ है, पित्त का प्रकोप हुआ है या कफ का प्रकोप हुआ है, उसी के हिसाब से हम चयन करेंगे। ये सब आप लोग जानते होंगे कि जब बात का प्रकोप होता है तो हम बस्ती को प्रेफर करते हैं, जब पित्त का प्रकोप होता है तो हम विरेचन को करते हैं, और कफ का जब प्रकोप होता है तो हम बमन को प्रेफर करते हैं। और ये हम सब बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमें याद होता रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जब उपस्थित दोस्त होंगे तभी हम स्नेहन और शोधन को यूज़ करके पंचकर्मा को जो है उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्योंकि यदि दोषों का उत्क्लेश ही नहीं हुआ है
दोषों का उत्क्लेश नहीं हुआ है तो पंचकर्मा कराने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए हमें ये बात विशेष रूप से याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर आप सभी विद्वानों के मन में एक प्रश्न तो बन सकता है कि दोष उपस्थित होने का क्या मतलब है। क्या दोष कहीं चले जाते हैं? क्या दोष शरीर में हर समय नहीं रहते हैं? देखिए, रहते हर समय हैं, ठीक है। उपस्थित होने का देखिए, कई कई बार क्या होता है कि दोष अपने आशयों में प्राकृत अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसे बात वाताशय में, पित्त पित्ताशय में, कफ कफाशय में। आप लोग जानते हैं कि आशय का वर्णन सुश्रुत ने सारे स्थान में किया, जहाँ पर 7 आशय बताए हैं। 7 आशय बताए हैं, वहीं पर 4 आशय दोषों के लिए भी बताए गए हैं, बात पित्त कफ रक्त के लिए। तो वहाँ पर रहते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो दोष होते हैं वो श्रोतोषों में लीन हो जाते हैं। श्रोतोषों में लीन हो जाते हैं तब वहाँ भी उपस्थित नहीं होते, तो वहाँ कोई सिम्टम भी नहीं आते हैं। जब प्रकोप नहीं होगा तो सिम्टम भी नहीं आएंगे, और ऐसी कंडीशन में भी हम जो है पंचकर्मा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी अपनी दीवार पर पेंट कराया हो नया नया, और कोई बच्चा उस दीवार को गंदा कर दे 1 महीने बाद, तो क्या दोबारा पेंट कराएंगे? नहीं कराएंगे। यानी कि जब तक वो दीवार इस लायक नहीं हो जाएगी कि हम दोबारा खर्चा करने लायक ना हो उसमें, तब तक हम ये प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे। इसलिए जब तक दोषों का इतना प्रकोप नहीं हो जाता है कि वो आसानी से पंचकर्मा करने लायक ना हो, क्योंकि पंचकर्मा एक बहुत ही जटिल और थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है, ये सब आप लोग जानते हैं, तो हम ऐसे तो उसको नहीं करते हैं। इसलिए हम जनरली इसको इसके प्रकोप काल में ही प्रेफर करते हैं, जब दोषों का प्रकोप काल होता है। प्रकोप काल आप जानते हैं, संचय, प्रसर और प्रकोप की एक अवस्था होती है। संचय में दोषों का कलेक्शन करते रहते हैं। जब भी लोग जो है निदानों का सेवन करते रहते हैं तो ये संचय होता रहता है दोषों का। फिर प्रेशर होता है, फाइनली प्रकोप होकर ये दोष श्रोतोषों से बाहर आ जाते हैं और अपने लक्षणों को लक्षित करने लग जाते हैं। इसी कंडीशन में पेशेंट जो है वैद्य के पास जाता है, और वैद्य को अवसर प्राप्त होता है चिकित्सा करने का। चाहे वो समन चिकित्सा करें, चाहे वो शोधन चिकित्सा करें, ये डिपेंड करेगा दोषों के बल अबल पर, रोगी के बल अबल पर। तो ये प्रकोप काल की बात, मैं आपको बताना भूल गया प्रकोप काल क्या होता है। तो ये आपको पता है कि बात का प्रकोप काल क्या होता है, वर्षा ऋतु होता है। पित्त का प्रकोप काल क्या होता है, शरद ऋतु होता है। ये सब आप लोग फर्स्ट प्रॉप में देख चुके होंगे। और कफ का जो प्रकोप काल होता है वो बसंत ऋतु होता है। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसको अगर नहीं लिखा है, नहीं पता है, तो अब याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि जो बात का प्रकोप होता है वो वर्षा ऋतु में होता है। बात का प्रकोप वर्षा ऋतु में, पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में, कफ का प्रकोप बसंत ऋतु में होता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है जिसको हम सिद्धि स्थान में जब पंचकर्मा पढ़ते हैं मैं डिटेल में बात करते हैं। यहाँ अगर हम चर्चा करना शुरू कर देंगे तो हमारा दूसरा चैप्टर 7 जन्मों में पूरा नहीं होगा। तो हम वापस आते हैं इसी अध्याय पर और इसी के कॉन्सेप्ट की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर टीकाकार का थोड़ा सा भिन्न मत हो सकता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि उपस्थित दोष वह दोष हैं जो स्वयं बाहर निकलने के लिए स्वयं ही चलायमान होते हैं, और उपयुक्त प्रकार के दोष के शोधन में सुविधा होती है। और यदि दोष स्वयं उपस्थित ना हो तो स्नेहन स्वेदन द्वारा उनको बहिर्मुख कर पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि 6 का श्लोक दिया हुआ है कि क्षारो उत्कृष्टो यथा वस्त्रे मलः संशोध्यते अम्बसा स्नेह स्वेदस्य तथा उत्क्लेश्य शोध्यते शोधने मला। जिस प्रकार आपने देखा होगा, हम रात्रि में सर्फ में कपड़ों को भिगा के रख देते हैं, और सर्फ क्या करता है, उन मलों को उबार कर पानी की सतह पर ले आता है, और सुबह उठकर हमें केवल एक बार उसको रगड़ना होता है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं, पानी से, सिंपल पानी से हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर स्नेहन और स्वेदन की महत्ता बताई गई है कि किस प्रकार स्नेहन और स्वेदन श्रोतोषों में लीन छुपे बैठे हुए, धातुगत छुपे बैठे हुए दोषों को वो बाहर उभार कर बाहर ले आते हैं, और फिर हम सिंपल सा वमन और विरेचन के प्रोसीजर से उसको, वमन के जरिए ऊर्ध्व मार्ग से और विरेचन के जरिए अधो मार्ग से दोषों को हम क्रमशः बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हम पंचकर्मा में अपनाते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट श्लोक जो कि रेफरेंस के तौर पर न जाने कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा गया, आपको रटा होना चाहिए। युक्ति का महत्व, जनरली ये क्वेश्चन आता है कि युक्ति का महत्व किस अध्याय में बताया गया है, आपको रटा होना चाहिए। चरक सूत्र 2 में हम सब भगवान से कहते हैं, हे भगवान हमको युक्ति दो, हमको लॉजिक दो, हमको ब्रेन दो, यानी कि हमको युक्ति दो मतलब दो। दूसरे चैप्टर में जो है युक्ति का वर्णन किया गया है। युक्ति के महत्व का वर्णन कहाँ किया गया है, चैप्टर नंबर 2। युक्ति क्या होती है तो देखें ज़रा ध्यान से कि मात्रा काल आश्रय युक्ति,
सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता। तो युक्ति किस पर डिपेंड करती है? युक्ति डिपेंड करती है मात्रा पर और काल पर। मात्रा पर और काल पर। आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्याधि, कोई भी रोग ठीक होगा या नहीं होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने डोज़ कितनी दी है और कितने टाइम तक दी है। कितने टाइम तक दी है, वरना वही डोज़ विष की तरह कार्य कर सकती है, ओवर डोज हो जाएगी तो टॉक्सिन की तरह कार्य करेगी। कितने टाइम तक दी है, तो ये मात्रा और काल दोनों पर जो है युक्ति डिपेंड करती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, जो सबसे बड़ी दवा है दुनिया की, जिसे अक्सर लोग बदनाम करने के लिए दारू कहते हैं, यदि आप इसका सही डोज में सेवन करेंगे, डोज का मतलब क्या, एक पैक की डोज क्या होती है, आप सभी लोग प्रचलित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों के ऊपर। ये 30 ml की एक डोज होती है। तो यदि इसे सही मात्रा में और सही काल तक सेवन किया जाए, देखिए मान लीजिए हमारा रोग है गम मिटाना। ये रोग आजकल बहुत प्रचलित है, हर किसी के पास पाया जाता है। हमारा रोग है गम को मिटाना और हमने इस दवा को सिलेक्ट किया, तो यदि इसे हम सही मात्रा में देंगे तो गम मिटाएगी, और यदि ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो ये आपको ही मिटा देगी। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है मात्रा का, और सही काल का भी याद रखना है कि कितने देर तक हमें पिलाना है, क्योंकि पीने वाले को घर भी जाना है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं, सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, कि यदि जिसको भैया युक्ति आती है, जिसको योजना बनानी आती है, सही समय पर सही कार्य करने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसी के अंदर सिद्धि होती है, वही सिद्ध वैद्य कहलाता है। पढ़ते तो सभी हैं, सभी एक जैसा सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा डॉक्टर नहीं बनता है। कोई बहुत पॉपुलर होता है, कोई काम चलाऊ होता है, बाकी डॉक्टर तो सभी होते हैं। तो ये युक्ति के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। कह रहे हैं तिष्ठति ऊपरी युक्तज्ञो, यानी कि जो युक्तज्ञ होता है ना, युक्ति को जान, ज्ञा धातु का मतलब क्या होता है, ज्ञा का मतलब होता है जानना, यानी कि जो युक्ति को जानता है, जो युक्तज्ञ है, वो कहाँ होता है, तिष्ठति ऊपरी, वो ऊपर तिष्ठित होता है, उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए, वो ऊपर होता है। ठीक है, अपर और ऊपर एक ही बात है। द्रव्य ज्ञान बताम सदा, किस, तो युक्ति को जानने वाला सदा ऊपर होता है उस इंसान से जो केवल द्रव्य को जानता है, जो केवल द्रव्य को जानता है। मान लीजिए आप PCM का केवल नाम जानते हैं, पर ये नहीं जानते हैं इसके साथ करना क्या है, कहाँ यूज होती है। और दूसरा आदमी है जो ये जानता है कि ये जो दवा है वाइट ये बुखार उतार देती है, पर वो नाम नहीं जानता। तो कौन सा श्रेष्ठ है? सिंपल सी बात है, वो श्रेष्ठ है जिसको पता है कि इसका यूज कहाँ करना है, इसकी युक्ति कहाँ लगानी है। ठीक है, सिर्फ नाम पता होने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी कि द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ होता है। कई बार क्या होता है कि आप PCM के बारे में सब कुछ जानते हैं, और मान लीजिए फीवर 103 है, नहीं उतर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप घबरा जाएंगे, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही फीवर हमारा ऊपर होता है, यदि हम उसे ठंडे पानी से या हल्के सामान्य पानी से भी यदि हम उसे स्पॉन्जिंग करा दें, तो वो बिना PCM के भी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर युक्ति काम करती है। ज़रूरी नहीं कि आपने सारी दवाइयाँ रट ली हों तो आप श्रेष्ठ वैद्य या श्रेष्ठ डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सब बातें हमको याद रखनी है। इसके बाद आचार्य ने यहाँ पर चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू किया है, और यहाँ 28 विभागों का वर्णन किया है। ये प्रकरण इसलिए आया है क्योंकि ऊपर आचार्य ने ध्यान से देखो तो पंचकर्मा के औषधियों का वर्णन किया है, और यदि आपने थोड़ा बहुत ही पंचकर्मा के बारे में पढ़ा होगा तो पंचकर्मा को करने के बाद क्या होती है, जठराग्नि च्युत हो जाती है, जठराग्नि डिसलोकेट हो जाती है या मंद हो जाती है। कह सकते हैं क्या हो जाती है, जठराग्नि मंद हो जाती है। और उसी जठराग्नि को पुनः स्थापित करने के लिए हमें लघु भोजन से शुरुआत करनी पड़ती है, और इसी को हम संसर्जन क्रम से जानते हैं। इसको हम संसर्जन क्रम से जानते हैं। तो संसर्जन क्रम में हमें कुछ युवाओं का सेवन करना होता है। तो इसी प्रकरण से याद करके आचार्य ने यहाँ पर 28 सेवाओं का वर्णन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर 28 सेवाओं को आपको याद रखना है, और साथ में याद रखना है कि काश्यप ने 21 सेवाओं का वर्णन किया है। ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काश्यप ने कितने सेवाओं का वर्णन किया है, 28 सेवाओं का किया है।
का से अपने 21 का किया है। और चरक का तो मोस्टली पूछता ही रहता है कितने यवागु, तो बच्चों को रटा भी होता है 28 यवागु। अब इस तरह के आसान प्रश्न नहीं आते हैं एग्जाम में, पर फिर भी हम इन्हें याद करके चलेंगे। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम शब्दावली को स्पष्ट कर लेते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। क्या अग्नि कैसे डिस्लोकेट हो जाती है? चलिए देख लेते हैं अग्नि कैसे डिस्लोकेट हो जाती है, ऐसे मंदाग्नि कैसे हो जाती है। देखिए आप लोग समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए आप जो है अपने कमरे में रहते हैं, वही कमरा जो अक्सर गंदी बेडशीट वाले बेड से घिरा रहता है, यत्र तत्र किताबें, पेन पेंसिल और चिप्स के रैपर पड़े रहते हैं। मान लीजिए आपने चमत्कारिक तौर पर उसे साफ़ करने का इरादा किया, तो जब आप उसे साफ़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत ही आवश्यक चीज़ें जैसे पूजा की चीज़ें होती हैं, कुछ किताबें होती हैं, थोड़ी देर के लिए हम बाहर निकाल के रख देते हैं और पूरा कमरा साफ़ करते हैं, पूरा कमरा साफ़ करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, जब हम स्रोतों को साफ़ कर देते हैं, चाहे कफ से, चाहे नीचे जब बेरेचनी से करेंगे तो पित्त से साफ़ कर देते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होती है, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं जी जठराग्नि कहाँ होती है। जठराग्नि जो है गृहिणी में मानी जाती है, या हमसे बोल सकते हैं षष्ठी पित्तधरा कला में। षष्ठी पित्तधरा कला में आपने शारीर रचना पढ़ा होगा, यहाँ पर इसकी स्थिति मानी गई है। कई लोग इसे पार्श्व में भी कह देते हैं, आमाशय पार्श्व में भी इसकी स्थिति मानते हैं, आमाशय पार्श्व में भी स्थिति मानते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। तो कुल मिला की स्थिति जुडनम के आसपास ही होती है, हम ये समझ सकते हैं। तो जब भी हम सीधी सी बात है कोष्ठ का शोधन करेंगे, गट का शोधन करेंगे, तो जठराग्नि का निश्चित तौर पर प्रभावित होना जो है स्वाभाविक है। तो ऐसी कंडीशन में जब उस कमरे में हम दोबारा से चीज़ें रखते हैं तो बहुत धीरे धीरे और सजा सजा के रखते हैं, आराम आराम से। ऐसा तो नहीं कि बाहर से ला के फिर से पलट देते हैं, कमरे में पटक देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह से जब जठराग्नि एक बार मंदाग्नि में तब्दील हो जाती है तो फिर से हमें उसे पुनः धीरे धीरे स्थापित करना होता है। तो हम उसे एक साथ ही पिज़्ज़ा बर्गर नहीं दे देंगे, भले आपके मित्र का, आपके कितने भी करीबी मित्र का उस दिन बर्थडे क्यों ना हो, भले फ्री में पिज़्ज़ा बर्गर क्यों ना मिले, लेकिन हम अचानक से उसे नहीं खिलाते हैं। हम शुरुआत करते हैं लघु भोजन से, लघु भोजन में यहाँ पर आचार्य ने यवागु प्रेफर किया है। यवागु नाम भले दिया हो पर आचार्य ने साथ साथ पेया का वर्णन भी किया है। आप आने वाले श्लोकों में देखेंगे नाम के तौर पर 28 यवागु में दे दिया हेडिंग में, पर यहाँ पेया का भी वर्णन साथ साथ किया गया है। यवागु क्या होता है, तो देखिए यवागु को समझने हम दो चीज़ों को समझ लेते हैं यवागु के साथ साथ, तो हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक होता है देखो यवागु, और एक होता है हमारा यूष। एक होता है यवागु और एक होता है हमारा यूष। देखिए पानी तो दोनों में ही रहता है, क्योंकि इससे तो ये तो बेस है भाई, पानी तो लगभग हर ड्रिंक का बेस होता है। इवन हमारा सबसे प्रचलित ड्रिंक जो अभी बताई थी उसका भी बेस पानी होता है। नीट तो भाई बहुत प्रोफेशनल लोग ही पी पाते हैं, तो पानी तो है ही है। इसके बाद क्या होता है, इसमें हम शुक धान्य यूज करते हैं। शुक धान्य कौन से, जिसमें कांटे लगे होते हैं इन बीजों में, जैसे गेहूँ, चावल, जौ। यूज में क्या यूज़ करते हैं, समी धान्य यूज करते हैं, जैसे दालें होती हैं अरहर की, मूंग की, उड़द की, तो इसमें हम ये सब यूज करते हैं। ये दोनों में अंतर है बेसिक। और क्या अंतर है, एक अंतर ये है कि जो यवागु होता है बेटा, जो यवागु होता है इसका जो रेशियो होता है इन द्रव्यों का और पानी का, इसका होता है 1:6, और यूज़ का होता है 1:, कितना होता है 14, ठीक 14 होता है इसका। ये हमें याद रखना है। यानी कि एक भाग यदि हमने मान लो जौ का आटा ही ले लिया, गेहूँ ले लिया, कुछ भी ले लिया, ये कूट करके काढ़ा बना के, तो ये पानी 6 भाग रहेगा। ऐसे यहाँ पर अगर यदि दाल हमने 1 भाग ली है तो पानी 14 भाग रहेगा, यानी ये देखो काफ़ी पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है। और ऐसे ही ये भागों को जो है, यहाँ तो हमेशा पानी रहेगा ही रहेगा, या कोई और भी लिक्विड हो सकता है, क्वाथ के तौर पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोस्टली पानी यूज़ कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, पेशेंट को भी किफ़ायती पड़ेगा। और यहाँ पर जो हम द्रव्य लेंगे सूख धान्यों में से, चाहे गेहूँ, जौ, चावल इत्यादि, वो हमेशा हम 1 भाग लेंगे, ठीक है। तो हमें ये सब याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखें क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि अथा ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवागु विविधौषधा विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवर्त्यै। यानी कि इसके बाद यवागु द्वारा साध्य अनेक रोगों की निवृत्ति के लिए भिन्न भिन्न औषधियों तथा
द्वारा सिद्ध यवागुओं का वर्णन किया गया। ध्यान रखना, साध्य रोगों के लिए। आयुर्वेद कभी क्लेम नहीं करता है कि जो इनक्योरेबल डिजीज़ हैं हम उनको ठीक कर देंगे। जैसे आजकल जो है एक प्रचलन बन गया है कि आयुर्वेद का मतलब क्या है कि जो कहीं नहीं ठीक हो रहा है वो आयुर्वेद में ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, आचार्य ने नहीं कहा है कि जो कोई ठीक नहीं कर पाएगा हम ठीक कर देंगे। हम भी उन्हीं रोगों को ठीक करते हैं जो साध्य होते हैं। तो ये जो है दुष्प्रचार नहीं करना है, आयुर्वेद को वैज्ञानिकता की ओर ले जाना है हमें, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखो कि कुछ श्लोक आए हुए हैं, ध्यान से देखो तो चक्रपाणी का के श्लोक आए हैं। अन्नम पंच गुणे तोये यवागु षड्गुणे पचेत चतुर्दश गुणे मंडम बिलेपी चा चतुर्गुणे। इस तरह का श्लोक आया है। तो इस श्लोक को याद करने से अच्छा है मैं आपको चीज़ बताता हूँ, दोहा, उसे आप याद कर लीजिए तो आपको रेशियो याद हो जाएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। कि अन्न बिलेपी मंड यवागु, अन्न बिलेपी मंड यवागु और 5 4 14 6 लागू। 5 4 14 6 लागू, अन्न बिलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू। और अब ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने यवागु पढ़ा था जिसका रेशियो 1:6 था। यहाँ से हम डिकोड कर सकते हैं उसको, है ना। बाकी ये भेषज कल्पना का ये पूरा प्रकरण है। जब भेषज कल्पना मैं आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में सारी ट्रिक्स और निमोनिक्स आपको दे दी जाएंगे और हम कंसेप्चुअली बातें करेंगे कि रेशियो किस प्रकार से बनता है। ठीक है, फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं काम भर चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर चक्रपाणी ने इन सब की परिभाषा भी दी है जो श्लोक में वर्णन किया है, लेकिन इसको यहाँ से याद करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो चक्रपाणी से नहीं पूछा जाता है, वो किसी अन्य आचार्य का पूछा जाता है। तो जब हम भेषज कल्पना पढ़ेंगे वहाँ अपन इसको देख लेंगे। पर आपकी जो है जिज्ञासा के लिए मैं आप एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, पढ़ना ही तो पढ़ लेते हैं। कि सिक्ते बिरहितो मंडहा, मंड क्या है कि जहाँ पर सिक्त क्या हो, सिक्त माने चावल है, चावल के छोटे छोटे दाने। ठीक है, बिरहित माने जो रहित हों। तो यार हमने अभी भी देखा था कि 1:14 होता है मंड का रेशियो। तो जहाँ पर 14 गुना पानी है तो वहाँ पर चावल कहाँ दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे। तो इसलिए एक तरह से बिरहित कह दिया। सिक्ते बिरहितो मंडा, जो चावल से लगभग रहित है वो मंड है। पेया सिक्त समन्विता, और पेया क्या है, पेया में क्या होता है, सिक्त चावल और पानी दोनों समन्वित यानी समान रूप से होता है, लगभग सेमी सॉलिड की कंडीशन यहाँ पे आई या उससे ही पतली। यवागु बहुसिक्ता, अच्छा यवागु का रेशियो क्या था, यवागु का रेशियो 1:6 था, 1:6 था। ठीक है, 1:6 है। तो यहाँ क्या हुआ, ये जब 6 भाग है तो ये देखो 14 की तुलना में तो गाढ़ा ही हो जाएगा ना, तो इसको बहुसिक्ता कहा, यानी कि यहाँ चावल की मात्रा ज़्यादा दिखेगी हमें मिश्रण में। और बिलेपी बिरल द्रवा, बिलेपी यहाँ पर इसे बिरल द्रवा कहा गया है। बिरल द्रवा से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर चूँकि 1:4 के रेशियो में बिलेपी बना रहे हैं तो पानी तो है, द्रव तो है ही नहीं, वो बिरल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसे बिरल द्रवा कहा गया। तो इस प्रकार यहाँ देख लेते हैं इसको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है पीजी में, तो आपको चक्रपाणी का रटने की ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी आपको बता दिया जाएगा समय पर। ठीक है, अब यहाँ से एक एक करके जो है हम यवागु और पेया को पढ़ेंगे कि किस व्याधि में जो हम यवागु और पेया को हमें याद रखना है। ठीक है, आज तो इतना नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसे हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। अब तक हम 3-4 क्वेश्चन जो अब तक फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं हम कवर कर चुके हैं, बहुत ही आसान भाषा में। आप अगर गाइड लगा के देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फिर और आपको अगर कोई डाउट है, किसी और टॉपिक को आप यहाँ कवर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और किसी भी एडवाइस के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।